हेलो, गुड आफ्टरनून। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वो समझाने के बाद मतलब दैट इज जस्ट गिव आइडिया कि आप इस चैप्टर को किस तरीके से सोच सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं पे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पे फोटो हाइपोथेसिस है वो हो सकता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो सकता है। उसके साथ साथ आपने पढ़ा हुआ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हो सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल कल जो हमने डिस्कशन किया हुआ था वो बेसिक डिस्कशन था, और वहाँ से सिर्फ एक आइडिया देने का ट्राई किया था कि किस तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो आप समझ सकते हैं। आज हम है का उसमें जो जो फॉर्मूला पहले आएंगे वो उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि इस चैप्टर के अंदर आने वाले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सच में बहुत ही सिंपल से है, और कहीं ना कहीं पे आप पढ़ चुके हो वैसे फॉर्मूला है। तो कल जो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया था वो यहाँ पे बस ऐसे ही जस्ट लिखा था कि आइंस्टाइन को किस बात के लिए मिला था नोबेल प्राइज, उसकी बात किया हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हो सकता है, ई इज इक्वल टू NHF क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं उसका मैं पहले डिस्कशन कर लूँ। सबसे पहला पॉइंट एनर्जी का जो फॉर्मूला है जो प्लैंक को लेकर है, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू NHF, ये एक फॉर्मूला है। हमें ये भी पता है C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो इसके हिसाब से एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, F की जगह पे C बाय लैम्डा लिख दो तो वो हो जाता है NHC बाय लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे H का मतलब कोई बताएगा क्या होता है H? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और उसका वैल्यू क्या बनेगा? 6.626 10 पावर माइनस 34 6.6 626 ओके, into 10 to the minus 34 6.26 इंटू 10⁻⁻34। और उसके बाद क्या? जूल पर उसके बाद क्या? जूल सेकंड। जूल सेकेंड, बरोबर। वैसे यहाँ पे ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कोई कोई बार पूछा भी जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू HF, F यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप ले सकते हैं, उसका यूनिट आपको पता ही है। तो फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड होता है, वो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वो बन जाता है जूल इंटू सेकंड। 6.625 6.26 6.264 6.262, तो वो जो भी वैल्यू है वो आप एज ए यूनिट मतलब एज ए वैल्यू आप ले सकते हो। कोई कोई जगह पे 6.6 भी कहा जा सकता है, 6.625 6.26। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो है वो आप 6.625 2634, ओके। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। 6.6 6.62 6.625 6.26। तो इस चैप्टर के अंदर वो प्लैंक की थोड़ी वैल्यू में इधर उधर कोई थोड़ा थोड़ा चेंजेस है वो कर सकते हैं, पर ये पता होना चाहिए। वैसे जनरल क्वेश्चंस में तो देते भी है 6.625 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स, ओके। n का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स। एनर्जी बन जाता है E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये दो पॉइंट हमें पता ही है। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसके बारे में भी आपको पता ही है, जिसको हम ऐसा कहते हैं पावर। पावर को P कहते हैं। उसका मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इसके केस में कहो तो एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का एक फॉर्मूला ले लो NHF बाई टी, और दूसरा फॉर्मेट ले लो NHC बाय लैम्डा इंटू टी, तो ये भी चलेगा। तो पावर इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा टी, या तो पावर इज इक्वल टू NHF बाई टी,
ये कोई भी फॉर्मूला है वो चल सकता है, तो ये तो अपने को पता ही है या तो पता होना चाहिए। पावर के साथ साथ आपको इंटेंसिटी के फॉर्मूला का पता है, तो इंटेंसिटी ही हमने लास्ट जस्ट देखा। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर अपॉन उसको हम चलो वही ले लेते, पावर अपॉन टाइम कह दो, या तो बेटर इंटेंसिटी का डेफिनेशन याद हो तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम हम कहते थे, बरोबर। तो ये बेसिक डेफिनेशन से, जनरली डेफिनेशन हमने ऐसे याद रखा था कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन एनी मेटालिक सरफेस दैट इज कंसिडर्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो पहला ये बेसिक फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम कहना चाहिए, इसलिए हमने ये पहले लिखा। उसके बाद पावर वाला भी आप कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, तो आप कह सकते हो पावर अपॉन एरिया। अब यहाँ पे इसके हिसाब से फिर से दो फॉर्मूला, NHF बाई AT, वो भी इंटेंसिटी बन जाएगा, और NHC बाय लैम्बडा AT, ये भी इंटेंसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी के इतने फॉर्मूला, पावर के इतने फॉर्मूला, उसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये भी हो सकता है शायद आपने पहले सुना हो। ओके, वर्क फंक्शन को कभी कभार W0 या तो फाई नॉट ऐसा कहा जा सकता है। तो वर्क फंक्शन सुना है क्या? वर्क फंक्शन क्या होता है किसी ने? यस सर, हाँ, तो बताइए क्या होता है वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। ओके, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला HF है, उसी के हिसाब से आप कह सकते हो वर्क फंक्शन बन जाता है HF0, या तो आप कह सकते हो HC बाय लैम्डा। ओके, यहाँ पे F0 है, उसको आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो F0 बन जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट को कह सकते हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कभी कभार W0 या तो फाई नॉट, जिसको आप वर्क फंक्शन ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे ऐसा बहुत ही एक सिंपल सा आइडिया समझाया जा सकता है कि बेसिकली एक और पॉइंट पर शायद आपका ध्यान गया हो नहीं गया हो मुझे नहीं पता है, पर शायद आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी लेवल करके एक वर्ड आता है। ओके, तो जो भी मेटेलिक सरफेस होती है ना, तो वहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके एक सरफेस के ऊपर रहते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, ऐसा इमेजिन करना है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि जिसका एनर्जी लेवल कम हो, जिसका एनर्जी लेवल कम हो, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। जिस मेटल का एनर्जी लेवल ज्यादा हो, उसके लिए वर्क फंक्शन है वो कम रहेगा। उसको आप एक और पॉइंट के साथ जोड़ सकते हो कि दो अलग अलग मेटल, एक का वर्क फंक्शन कम है, एक का वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब दोनों को अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है, तो किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इट मीन्स किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन कम रहेगा, और जिसका एनर्जी लेवल कम है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। अब आप उसमें से एनर्जी लेवल में से लेवल वर्ड निकाल दो, एनर्जी रखो, और वर्क फंक्शन में से फंक्शन वर्ड निकाल दो, सिर्फ वर्क रखो, तो आप उसको इजीली समझ पाओगे। जिसका एनर्जी कम है, यानी जिसके पास एनर्जी कम है, उसको वर्क ज्यादा करना पड़ता है। जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको वर्क मिनिमम करना पड़ता है। जैसा, हाँ वैसे या जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है वहाँ पे तो थोड़ी बातें अलग ही होती है। ओके, कभी कोई किसी से मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो अलग चीज़ें है। बट इन ए जनरल टर्म यहाँ पे ऐसा समझा चल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पे हम बात करें और उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना हो, अगर उसका एनर्जी लेवल कम है तो उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। एनर्जी लेवल कम है इसलिए, और ज़्यादा हो एनर्जी लेवल तो कोई टेंशन नहीं है, इजीली थोड़ा सा एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर आ सकता है। तो इतने फॉर्मूला जो है वो आपका काफ़ी सारा काम है वो आसान कर सकते हैं।
यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स, h प्लैंक कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, a एरिया, t टाइम, और जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी के आजू बाजू से बनते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद एक और आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन भी आई थिंक हमने थोड़ा बहुत ही कल डिस्कस किया और आप लोगों को उसके बारे में पता भी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको ऐसा कहा जा सकता है, इफ यू रिमेम्बर इट, कल का किस्सा आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस डब्ल्यू नॉट। याद होगा वो कल एक किस्सा मैंने बताया था कि वो गिफ्ट शॉप वाला किस्सा था कि वहां पे हमने कहा कि एनर्जी कितना दिया उसमें से शॉप वाला जो है वो कितना एनर्जी ले लेगा और बाकी बची कुछ एनर्जी वो रिटर्न कर देगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट या तो फाई नॉट ऐसा कह सकते हैं। इसको थोड़े फॉर्मूला के तौर पे देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर एच एफ माइनस एच एफ जीरो। अब इसके अलग 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 फॉर्मेट लाइक दिस, half mv square hc by lambda minus hc by lambda naught depends on our requirement. ओके तो यहाँ पे आप अलग अलग रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसको हमने आई थिंक पहले देखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना जूल होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19. 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। ओके तो ये कन्वर्शन अपने को पता होना चाहिए। मैंने ऐसा कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो यही वैल्यू से डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें कोई बड़ा कोई लॉजिक या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इतना पता हो तो आप इसमें एक दो और पॉइंट जोड़ सकते हो, जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। ओके तो यहाँ पे इसका बताना बहुत जरूरी है। डी ब्रोगली wavelength, you can say de Broglie also, okay, डिब्रो जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। तो लैम्बडा वेवलेंथ पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके इट हैपेंड इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप लोगों ने आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ पढ़ा, तो क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम टू सेम था? साइन का डिफरेंस था। ओके ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? Effective. सॉरी ओके पॉइंट ऑफ रेफरेंस सर अलग है दोनों का। ओके तो और वैसे स्टेटमेंट जो था सेकंड लॉ का वो परफेक्ट सेम था कि कुछ थोड़ा उसमें भी अलग अलग था? डिफरेंस तो था सर दोनों में। डिफरेंस तो था। ओके कभी कभार मतलब मैंने तो ये बातें हमारे टीचर से हमने सुनी हुई है। तो जो मेरे जो सर थे, ओके तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल लेवल पे भी था और इंटरनेशनल लेवल पे भी था। तो जनरली वो ज़्यादातर फ्रांस वगैरह जाते थे और जब जाके आते थे तब वहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो करते थे। ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी कभार डिस्कशन भी होता था। तो उसका ये कहना था कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे वन मोल का जो कॉन्सेप्ट है या तो मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, ओके एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ओके वहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो अपनी बातों में कहीं ना कहीं पे अलग अलग होते हैं। ओके मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं है पर उसमें एक ऐसा पॉइंट था कि केमिस्ट्री का पॉइंट थोड़ा अलग रहता है, फिजिक्स का पॉइंट अलग रहता है। उसमें ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें डिफरेंस थोड़ा बड़ा है। तो स्पेशली मेरा ये पॉइंट उसके सर के साथ डिस्कस हुआ था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 2 पाई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई।
अब यहाँ पे ये जो h/4 उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है, इसको कहते हैं h कट। h कट का मतलब होता है h/2 ओके। तो कभी कभार कोई कोई सब्जेक्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू एच कट। कोई जगह पे ऐसा कहा जा सकता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट बाई 2। ओके, तो एच कट बाई 2 कहो तो वो 4 पाई बन गया, सिर्फ एच कट कहो तो h/2 बन गया। वैसे यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन नहीं आता है, पता है किसी को क्या आता है? इट इज नॉट इक्वल टू। हाँ, सर Great. ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे, हाँ मतलब इक्वल टू जो है वो नहीं आता है। तो वो जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके साथ में यहाँ पे भी बता दूँ। वैसे यहाँ पे आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा लिया भी नहीं है, ताकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे आपका डिस्कस हो चुका वाला पॉइंट है। तो यहाँ डी ब्रोगली है और हाइजेनबर्ग को आई थिंक मैंने कवर ही नहीं किया है इसमें, ताकि यहाँ पे जो हाइजेनबर्ग का जो बेसिक पॉइंट था वो पॉइंट था जो आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर। और ऐसे जहाँ पे क्या बोलते हैं रिलेशन की बात है, तो अल्टीमेटली समझना यही था सिर्फ अपने को कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज कंसिडर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। ओके, दैट इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, यानी कोई कांस्टेंट ले लो। तो ये जो मेरा पॉइंट था, ये जो मेरा पॉइंट था इस बात को लेकर, वो ये कहता है कि एच कट h/2 होता है, इसको एच क्रॉस या एच कट ऐसा बोला जाता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं या ना करूं कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हम कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे फर्क नहीं होता है, फर्क तो होता ही है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो h का वैल्यू होता है 6.625 10⁻34। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे h कट अपॉन 2 पाई का एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको मिल गया और आप 4 पाई लेते हो, पर ज्यादातर किस्सों में देखा जाए तो ये जो डिवाइड बाय 2 है वो 10⁻34 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है ना उसका हाफ होता है। 10 का जो पावर है वो 10 का पावर तो एज इट इज रहता है, तो उसके ऊपर तो कोई ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया ऐसा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा कहता था कि अगर कोई पार्टिकल कोई एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ऑसिलेशंस देता है, उसका मोशन है, मूवमेंट है, तो हम उसको इजीली इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पे हो सकती है। अब उसको एक थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम समझने का ट्राई करते हैं। ट्राई करिएगा इसके साथ उसको रिलेट करने का, कि अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, कोई एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर कोई एक पार्टिकल मोशन दे रहा है। अगर मान लो उस बॉक्स को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और मुझे पता चला कि वो पार्टिकल अब ये इस हाफ में नहीं है, तो वो पार्टिकल अब कहाँ हो सकता है? दूसरे हाफ में। रिमेनिंग हाफ में। अब जो रिमेनिंग हाफ था उसका भी मैंने हाफ किया और उसमें से भी मुझे पता चला कि जो बॉक्स की एंड पोजीशन वाला हाफ था, 1/4 था, वहां पे भी पार्टिकल नहीं है, तो अब पार्टिकल कहाँ हो सकता है? सेंटर के पास वाले हाफ में। मतलब हम ऐसा समझे, ये यहाँ पे सेंटर, ओके। अब मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ नहीं था, तो हम कहेंगे ए बी और सी। ए बी पे नहीं है तो डेफिनेटली क्या पॉसिबिलिटी बनी, तो कि बी सी के बीच में हो सकता है। मैंने यहाँ पे डी कह दिया, तो यहाँ पे डी सी में नहीं है तो बी डी में हो सकता है। मैंने उसका भी हाफ लिया और यहाँ पे ई बनाया और बता दिया कि बी ई में नहीं है तो कहाँ पे होगा? ईडी। में। क्या ईडी। होगा? अब मैंने क्या किया, तो कि मैंने यहाँ से इसका आधा लिया, ओके, और मैंने इसको पी क्यू
आर एस, ऐसा कोई नाम दिया फॉर एग्जांपल, या तो इधर मैं एस ले लूँ, इधर मैं पी ले लूँ। ओके, तो वैसे देखा जाए तो ओके, यहाँ पे आप इसको ऐसा ही रखिए। तो ए क्यू और ये सी आर बना, यहाँ पे मैं पी मिडल में और इसमें ये एस कह दूँ। अब मुझे ये पता चला कि वो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब पी एस क्यू आर पे नहीं है, वो ए पी क्यू सी ए पी एस सी में है, यानी ऊपर वाले पोर्शन में है। तो क्या अब हम बहुत प्रिसाइजली कह सकते हैं कि वो पार्टिकल ये वाला जो पोर्शन है वहां कहीं पे हो सकता है? कि आपने क्या किया, पहले हाफ 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 ऐसे करते गए। So you just directly try to find out कि हमें उसका अनसर्टेनिटी मिलता गया, या तो बेटर टू से उसका सर्टेनिटी मिलता गया कि वो यहाँ पे तो नहीं है। अब जहाँ पे नहीं है वो सर्टेन अगर हो जाता है तो हमें उसका नेक्स्ट पोर्शन जो है, मतलब कहाँ नहीं है वो हमने पता कर लिया, तो हम श्योर हो जाएंगे कि वो कहाँ है, उसका पता चल सकता है। इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो जनरली कोई भी क्राइम होता है, ओके, तो पुलिस को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मान लो 2-3 दिन पहले जस्ट एक मैंने न्यूज में ऐसा पढ़ा था, एक एटीएम मशीन था, उसमें से पावर कट की वजह से कोई 2 लोग थे जिसने 2 लाख रुपीज उसमें से निकाल दिए। आफ्टर 2 डेज उन दोनों को हरियाणा से पकड़ा गया। कैन यू इमेजिन दैट, यहाँ से हरियाणा कितना दूर है? ओके, हाँ, फिर भी वो दोनों हरियाणा से वहां तक दूर गए, सिर्फ 2 ही लोग थे, फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया। क्या आपके घर पे पुलिस आई? मेरे घर पे आई? मेरे घर के आजू बाजू कहीं आई? आपके घर के आजू बाजू आई? तो क्या नहीं आई? क्यों? क्योंकि उस उन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा ही कुछ कुछ होता है। ये क्राइम कहाँ पे हुआ? तो कि यहाँ पे हुआ। यहाँ से कितनी देर तक है, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंसेस पे कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कौन सी डायरेक्शंस में जा सकते हैं। क्या आप और मैं ऐसा कोई काम कर सकते हैं? तो कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते। तो हमें कोई टेंशन लेना है तो कि नहीं लेना है। तो उसके पास वो भी आइडिया होता है कि ऐसा काम कर कौन सकता है। क्या आपको और मुझे ये पता है कि अगर एटीएम तोड़कर पैसा निकालना तो कैसे निकालेंगे? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ तोड़ देते मजा आएगा? क्योंकि नहीं यार, वो ओके, वी डोंट लाइक दैट। मतलब क्या? क्योंकि उन लोगों के पास एक सिंपल सा आइडिया होता है और उसमें भी ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी थोड़ा हल्का फुल्का वो यूज करते हैं, पर नॉट एग्जैक्टली फिजिक्स वाला अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्या होता है सर्टेनिटी, क्या होता है अनसर्टेनिटी। यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल और उसके जो व्यूज बनते हैं, उससे पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल है, उसको ऐसा समझिए कि अगर कोई पार्टिकल है वो ए से बी तक पहुंचा, तो वो पार्टिकल ए से बी कैसे पाथ के थ्रू पहुंचा होगा। अगर मान लो कोई ऐसा कहता है कि 2 दिन पहले कोई क्राइम हुआ और वो बंदा जो है वो फॉर एग्जाम्पल बैंकॉक में है या फुकेट में, कहीं पे भी है, तो वो कौन सी ट्रेन से गया होगा या कौन सी बस से गया होगा? क्या वो ट्रेन या बस में पूछने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि बैंकॉक फुकेट ये जो भी हम नाम दे रहे हैं दैट्स आउट ऑफ इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेन और बस से नहीं जा सकते। तो पॉसिबिलिटी क्या है? तो कि फ्लाइट। अच्छा, हर एक फ्लाइट वहां जाती है? तो कि नहीं। तो स्पेसिफिक फ्लाइट, स्पेसिफिक टाइम वाली फ्लाइट कहाँ से गया होगा? तो कि कहाँ से किसको कैसे कनेक्ट करना है वो उन लोगों को आता है। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई एक पार्टिकल ए से बी गया, तो ए से बी जाने के कितने कैसे कैसे रास्ते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं दैट्स अ फोटोन, दैट्स अ लाइट पार्टिकल, तो क्या वो सीधा सीधा धाड़ 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 ऐसे पहुंचा होगा? शायद हाँ, शायद ना। क्या वो यहाँ से किसी ने जैसे प्रोजेक्टर के धूम करके ऐसा वो गया होगा? कि नहीं, ऐसे वो कुछ ऐसे करके करते 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 ऐसे गया होगा? कैसे गया होगा? कि ऐसे गोल गोल घूमते 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 ऐसे गया होगा?
तो कि यार ये तो कंफ्यूजिंग है, गया है वो पता है पर कैसे गया है वो पता नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पे समझाया गया कि whenever we observe any wave, और उस वेव के छोटे से पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो हमें वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मतलब हम वहां पे ऐसा समझेंगे कि ये जो वेव है वो बना किससे है, तो कि पार्टिकल से है। अब उसका दूसरा साइड कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल ए से बी तक ट्रैवल करके गया तो डेफिनेटली उस पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो किया होगा, तो कि डेफिनेटली उस पार्टिकल ने यही ऐसा वेव पाथ जो है वही उसने फॉलो किया होगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे जहां से हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव, और कुछ कुछ किस्सों में हम कहेंगे कि वेव इज जस्ट बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो दोनों ही चीजों का इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन है वो आता है। तो वेव पार्टिकल जैसा बनेगा और पार्टिकल जो है वो वेव जैसा बनेगा। तो यहाँ पे ये जितने फॉर्मूला था आप एक काम करें, इसके एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। ये सभी फॉर्मूला आप अपने जो भी आपका नोटबुक है, क्लास वर्क है, उसमें आप लिख दीजिएगा। तो इसी में से आपका काफी सारा इस चैप्टर के रिलेटेड फॉर्मूला जो है वो कवर अप हो जाएंगे। ले लिया? हेलो, ले लिया हाँ स्क्रीनशॉट? सर। ओके फाइन। Yes. चलो तो अब यहाँ पे देखना है ये चैप्टर को कहाँ से हम समझने का स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आएगा वहाँ पे हम लाइन टू लाइन नहीं जा सकेंगे बिकॉज इट्स जस्ट theoretical portion, और we can say that it is just like मॉडर्न फिजिक्स जहाँ पे आपको पढ़ना है, एक बार लिखना है। तो जो जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते थे उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका मैं डिस्कशन करूंगा, और बाकी का जो है वो आप होमवर्क में लिखेंगे, उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछते जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसको हमने समझा था पहले लास्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर में कि एमिशन मतलब क्या, तो कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर फेंकने के लिए, या तो जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन ऐसे ही नहीं होता है, कल मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे, 3 टाइप के एमिशन हो सकते हैं। एक होता है थर्मोनिक, थर्मोनिक वर्ड किससे रिलेट करता है? हीट। हीट यानी थर्मल एनर्जी के साथ। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा बताया शॉर्ट में, यहाँ पे जो आएगा ना उसी के आजू बाजू के वर्ड्स आएंगे, metal is heated and its free electrons get sufficient thermal energy and they can overcome surface barrier। अब ये जो वर्ड्स है उसको आप थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। वैसे केमिस्ट्री में आपने कुछ कुछ पढ़ाई होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, इट इज समथिंग नॉट लाइक दैट कि मान लो ये कोई सरफेस है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है? इस सरफेस के अंदर ये जो कवर है, तो क्या इस कवर के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि मेटल के अंदर ही होता है? हो सकता है। हो सकता है कि होता है? होता है सर। होता ही है। होता ही है, बरोबर। क्यों? क्योंकि हर कोई मटेरियल बनता किससे है? पार्टिकल से। हर कोई पार्टिकल बनता किससे है? एटम। एटम्स किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, Electrons। न्यूट्रॉन। तो मटेरियल चाहे कोई भी हो, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर होते ही है। पर क्या इस मटेरियल में से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी मिली तो फिर हाँ। उसके लिए आप ऐसा कहेंगे सबसे पहली बात कि समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो कोई बंदा है वो गाड़ी चला के जा रहा है, या तो देखने में ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ अंगूठियां है, गले में चेन वगैरह पहनी है, एक फोन बड़ा सा अच्छा सा लेकर जा रहा है, ओके, बड़ी वाली बाइक है, तो कोई होगा ना तो उसको रोकेगा और उसमें से पैसा वैसा उससे मांगेगा, मतलब जैसे छोटा वाला रॉबरी, ओके, ऐसे लोगों को रोका जा सकता है, उससे पैसा, फोन, थोड़ा बढ़िया वाला महंगा फोन मिल सकता है।
पर मान लो कि एक बेचारा साइकिल लेकर जा रहा है और पता भी चल रहा है कि साइकिल के टायर में हवा भी कम है, फिर भी वो बस धीरे 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 जा रहा है। आगे एक फटी हुई थैली में टिफिन लटकाया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि उसको कोई रोक कर चाकू वाकू दिखाकर उसको लूट लेगा? नो सर। नो नो। क्यों नहीं लूटेगा? क्यों उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आएंगे? ताकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, जैसे हमने ये समझा था कि मेटल है दैट इज कंसिडर एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाई? बिकॉज मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि ये मटेरियल प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक है तो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं प्लास्टिक है या रबर है, इंसुलेटर है, तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को या तो हीट को कंडक्ट कर सके। अगर हम ऐसा कहते कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आए, तो ऐसे ही बाहर आ सकते नहीं है। ओके, इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, वेरी वेरी कॉमन। क्या कभी आपने, अब 12th में आए तो 12 साल में क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपकी स्कूल में आपके टीचर ने कहा कि तारा आनी यार भाईबंधी फ्रेंडशिप કરવાની એટલે કરવાની જ તે બોસ ને 2 લાખ મારીશ? કદાચ એવું કઈ હોય, કોઈ નવું આવે ને આપણે એમ કે ભાઈ આની યાર ઇન્ટ્રો કરવાનો ને सारा मतलब एनी सारी रहते बात करवानी, ओके। पर क्या आपको लगता है कि वो जोर जबरदस्ती के साथ आप फ्रेंडशिप बना ही सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है। ओके, जिसके साथ मजा आता है, जिसके साथ कुछ बातें हो सकती है, जिसके साथ कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो वो बॉन्डिंग हो सकता है। अगर मान लो किसी दो दोस्तों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा है, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक दिन दोनों मिले और बोल दिया बस भाई આવતીકાલથી આપણે તારી ભાઈબંધી નહીં, બસ પૂરું। क्या કેમ શું થયું? બસ એવું આમ કઈ થયું કાંઈ નથી, પણ હવે બહુ થયું यार, હવે પણ શેનું શું બહુ થયું એમ, बस एम ज। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन नहीं यार, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर आप इसको बॉन्डिंग के लेवल पे समझो, जिसमें केमिस्ट्री में आपने समझा हुआ है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का, कोई भी दो एटम्स का बॉन्डिंग जो है वो भी इजीली नहीं हो सकता है, और एक बार अगर बॉन्डिंग हो चुका है तो आप उस बॉन्डिंग को इजीली तोड़ भी नहीं सकते हो। किसी को जोड़ना भी डिफिकल्ट है और जुड़े हुए को तोड़ना भी डिफिकल्ट है। ओके, इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। ओके, मे बी दैट यू कैन फाइंड इन योर डे टू डे लाइफ। कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे मैं पानी लेता हूँ और पानी में से मैं ऐसा कुछ ब्लेड वगैरह ले दो और ब्लेड लगा कर ऐसा देखो, चलो 2 हाइड्रोजन साइड में आ जाओ, ऑक्सीजन आप साइड में आ जाओ, क्या पॉसिबल हो सकता है ऐसा? पानी को ऐसे काट दिया मैंने, क्या बात करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई पानी को काट। एग्जैक्टली दैट आई एम आस्किंग। ओके, कहीं ऐसा तो होता नहीं ना कि आपने कुछ किया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन चलो साइड में, ऑक्सीजन तो साइड में आ जा, नहीं हो सकता है ऐसा। ओके, जैसे आपने वो पीवीसी ले लिया, ओके, या तो मिथेन ले लिया, या तो इथेनॉल ले लिया, चलो भाई कार्बन कार्बन साइड में आओ, हाइड्रोजन आप लोग साइड में जाओ, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। ओके, तो एग्जैक्टली उसी तरह से हर कोई सरफेस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर सकता, ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है टाइटली बाउंड हो, या तो ऐसा कह सकते हैं कि उस मटेरियल में वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। इट इज समथिंग लाइक दैट कि काफी लोग नहीं वो टैलेंट शो देखते हैं, टैलेंट हंट शो देखते हैं, उसमें से कहते हैं कि ये कोई और गांव में था, वहां से टैलेंट हंट शो हुआ और हम उस टैलेंट को बाहर लेकर आए और दुनिया के सामने इस टैलेंट को हमने रख दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि कोई ऐसे सिंगर का कोई शो है और कोई ढूंढते ढूंढते मुझे लेकर आए और इस जहीदत को लेकर आया है जो बहुत ही अच्छा गाना गाता है, फिर जैसे मैं गाना गाना चालू करूंगा दे रियलाइज कि ये टैलेंट थोड़ा हिडन ही रहता तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि यार कौन सा गाना, कैसा गाना, क्या गा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो अंदर है ही नहीं,
तो बाहर आ ही नहीं सकता है। मेटल के अंदर वो पॉसिबिलिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। हर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। हर एक मटेरियल के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सके, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पर यहाँ पे कहा कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में ऐसा हो सकता है, उसके साथ आप एक स्पेसिफिक प्रोसेस करो। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया व्हेन अ मेटल इज हीटेड, तो वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा जिससे वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। एंड दिस मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द थर्मोनिक एमिशन। मतलब आप उसको थर्मोनिक एमिशन, थर्मल हीट देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इसलिए आप उसको थर्मोनिक एमिशन ऐसा कह सकते हो। और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसको आप थर्मो इलेक्ट्रॉन ऐसा कह सकते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज, याद रख लिया। अभी जो पूरा का पूरा बताया वो सभी जगह पे एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट था जिसको कहते हैं फील्ड एमिशन, और नया नाम दिया हुआ है कोल्ड कैथोड एमिशन। अब फील्ड एमिशन हम याद रखेंगे, फील्ड से यहाँ पे लेना देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि अगर मान लो आपने कोई मटेरियल को, कोई मेटल को एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहाँ पे कहा है सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना हाई? तो कि 10⁻³ से 10⁸8 वोल्ट पर मीटर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बहुत ही ज्यादा होता है। दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमने दिया, सॉरी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जिस वजह से उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गए। दैट इज कॉल्ड एज थर्मोनिक फील्ड एमिशन। Known as a field or a cold cathode emission, this method of electron emission dangerous and less efficient. मतलब आप इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, उस वजह से जो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो जनरली लेबोरेटरी में परफॉर्म कर पाना मुश्किल होता है। ओके, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी डैमेजेस कर सकता है, तो वो भी काम करने पर। दो आपके इंफॉर्मेशन के लिए थे। तीसरा जो हमारा मेन हीरो है जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोई भी मेटल के ऊपर कोई भी लाइट ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन से अरिजीत है, तो ही इज अ वेरी गुड सिंगर। पर अगर अरिजीत को ऐसा बोला जाए, जो पुराने एक सिंगर थे मुकेश, ओके, अगर आपने नहीं सुना हो तो दैट्स ओके, पर शायद आपके पेरेंट्स ने सुना हो, तो अगर अरिजीत को ऐसा बोला जाए कि तुम्हें मुकेश जो प्लेबैक सिंगर थे उसके जैसे आपको गाने गाने हैं, या तो लता मंगेशकर जैसे गाने गाओ, आप सिंगर हो ना, तो अरिजीत कहेगा या आई एम ए सिंगर बट मैं फीमेल सिंगर तो नहीं हूँ, तो मैं लता मंगेशकर जैसा गाना नहीं गा सकता। तो कहेगा अच्छा ठीक है, मुकेश के जैसे गाने गाकर सुनाओ। तो कहेगा वो बात भी सही है, पर मेरा वोकल कोड अलग है और मुकेश जी जो गाना गाते थे उसका वोकल कोड अलग था, तो वो भी हम नहीं गा सकते। अगर कोई ऐसा कहता तो सैनो सिंगर भाई तना आवड़त तो कहीं है नहीं, तो कहेगा इट्स ओके सॉरी, आप ऐसा ही मान लो। क्यों? तो उसको पता चल गया इसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, इट्स ऑल्सो सेम लाइक दैट कि हम कोई भी डॉक्टर के पास जाकर ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरी हड्डी टूट गई है, प्लीज फ्रैक्चर हो चुका है तो आप प्लास्टर कर दो। तो डॉक्टर है वो ऐसा कहेगा। डेंटिस्ट के पास जाकर आप कहोगे कि मेरा प्लास्टर कर दो, तो वो कहेगा कि सॉरी ये मेरा काम नहीं है, आप किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाओ। ओके, और ऑर्थोपेडिक के जाकर आप ऐसा कहेंगे कि सर मेरे दांतों में दर्द है, लगता है उसका जो एक हड्डी है ना वो इधर उधर हो चुका है, तो कहेगा कि बात बरोबर है, आपको लगता है कि थोड़ा टफ पार्ट है, हड्डी हो सकती है, बट इट्स नॉट माय वर्क, इट्स ए डेंटिस्ट वर्क, सो प्लीज रिफर सम डेंटिस्ट। ओके, इतना बेसिक सा कॉमन सेंस हमारे सबके दिमाग में है, बट वी समटाइम्स fail to explain as well as express in our day to day life। तो यहाँ पे भी उसने ऐसा कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कोई भी मैटर के ऊपर कोई भी लाइट एमिट नहीं कर सकते। स्पेसिफिक फोटो सेंसिटिव सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लाइट होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जा सकता है। सो हियर दे मेंशन in which electrons are emitted from a metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency। यहाँ पे जनरल टर्म ऐसा कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर यूवी अल्ट्रावायलेट आ सकता है, इंफ्रारेड आ सकता है, विजिबल लाइट आ सकता है,
और इसके हिसाब से ही हम एक का पूरा सीक्वेंस लिखेंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ा है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आता है लाई बाप ब्रेकफास्ट, सुना होगा ना आपने, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट टिफन। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे रिलेट करेगा, ताकि वहाँ पे भी वो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट टिफन थे, वहाँ पे एक सीरीज जो है वो फॉर्म होता था, हाइड्रोजन सीरीज जिसको कहते थे। ओके, वहाँ पे नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एमिशन करना है, पर वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किस्सा E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, उसी के आसपास का एक फॉर्मूला है, वो वहाँ पे भी बनता है। And the emitted electrons are called the photoelectrons, but their rate of emission is very very low. Of course, वो बहुत सिंपल सी बात है। रेट ऑफ एमिशन का मतलब क्या, तो कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं पर यूनिट टाइम में, वो बहुत ही स्लो होता है। ओके, क्यों, तो कि भाई वहाँ पे जो एनर्जी मिलता है वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने के बाद वो मीटर स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन देता है बाहर, पर वो धीरे 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 दे सकता है। एकदम फटाक से ऐसा नहीं है कि जैसे किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हमने दबा के रखा है और जैसे वो ढक्कन खोला और इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ बाहर निकलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी स्मॉल एज वेल एज स्लो प्रोसेस। अभी तक जो सब कुछ समझाया, अगर वो समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएगा, और सेकंड थर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा तो बाकी का पूरा चैप्टर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। उसमें अब और कोई नई बातें नहीं आएंगी। अभी जो भी पढ़ा है बस उसी का रिपीटेशन 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 आएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, जो भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में काम किया था उसका कंट्रीब्यूशन है फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको शॉर्ट में हमने समझाया। आपने स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, उसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज, हॉलविच एंड लेनार्ड। तीन साइंटिस्ट के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन थे। तीनों का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन था उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से ये होता था। ओके, जो उसका बेसिक मानना था उसको मैं पहले यहाँ पे शॉर्ट में अपने हिसाब से समझा दूँ, कि चाहे वो हर्ट्ज हो, लेनार्ड हो, ओके, या तो हॉलविच हो, सब ने एक बेसिक सा ही आइडिया लगाया था कि मान लो एक मेटालिक सरफेस है, बेटर टू से इट्स ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, जहाँ पे एक जिंक प्लेट लिया गया। ओके, अब जिंक प्लेट जो था उसके ऊपर यूवी लाइट जो है उसको इंसिडेंट किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसे समझा सकता है कि जैसे ही इस जिंक प्लेट के ऊपर यूवी लाइट को एमिट किया, इनिशियली जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था। ध्यान से सुनिएगा, जब आपने जिंक प्लेट लिया ना तो हमने ऐसा कहा एक एजम्पशन के साथ, एक कंसिडरेशन के साथ कि इनिशियली टेक दैट जिंक प्लेट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही यूवी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ उसका पॉजिटिविटी बढ़ा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जब यही प्लेट नेगेटिवली चार्ज था और उसके ऊपर यूवी रेज इंसिडेंट किया गया तो उसका नेगेटिविटी कम हुआ और वो न्यूट्रलाइज हो गया शायद। और जब यहाँ पे आपने सिर्फ एक न्यूट्रल जिंक प्लेट लिया और यूवी लाइट को इंसिडेंट किया, सो दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हुए। तीन ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखा गया, तो क्या आप उल्टा भी देख सकते हैं कि मान लो न्यूट्रल था तो पॉजिटिव प्लेट बना, पॉजिटिव था तो और पॉजिटिव बना, नेगेटिव चार्ज प्लेट था तो उसका नेगेटिविटी कम हुआ। तो तीनों किस्सों में एक चीज कॉमन हुई। क्या कॉमन हुआ, चलो बताइए क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन जो आपने सुना वो। सर यूवी लाइट पॉजिटिव है। गलत, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, थोड़े अलग तरीके से कहना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब होता है, रिलीज हो गए। इलेक्ट्रॉन लॉस। यस, यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि कोई भी एक मेटल कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस के साथ जब हम रब करते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर गेन इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि अगर पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव बना मतलब पॉजिटिविटी उसका बढ़ा था, नेगेटिव है उसका नेगेटिविटी कम हुआ मतलब कब कम हुआ, तो पॉजिटिव बड़ा होगा तो ही तो नेगेटिव कम हुआ होगा। न्यूट्रल था और वो पॉजिटिव बना तो इसमें भी क्या हुआ, तो फिर उसका पॉजिटिविटी बढ़ा। तो तीनों किस्सों का एक बेसिक फॉर्मेट ये बन रहा है कि तीनों किस्सों में ऐसा कुछ हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए। इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो वो पॉजिटिवली चार्ज बना। तो चाहे आप नेगेटिवली प्लेट लेते, पॉजिटिवली प्लेट लेते या तो न्यूट्रल प्लेट लेते, तीनों पॉइंट से यही पता चलता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर आए। ओके, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोटिस हुआ कि कोई भी इंटेंसिटी का यूवी लाइट, इंटेंसिटी कम हो चाहे ज़्यादा हो वो ज़रूरी नहीं था, पर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक हो वो ज़रूरी है। ओके, इसको आप ऐसे समझने का ट्राई करिए कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि कोई एक जगह पे स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट है, आप और यू कैन से एक और बेटर एग्जांपल ले सकते हैं डे टू डे लाइफ वाले से, कि अगर मान लो किसी को कोई एक बड़ी सी अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वहां पे एडमिशन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना हो तो वो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर आएगा नहीं। पर हाँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, कभी कभार इंटेंसिटी थोड़ा कम हो तो भी काम चल जाता है। अगर आप मेरे एक्शन को समझे तो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि कोई भी मैटर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट की ज़रूरत नहीं थी, पर लिमिटेड या तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हमने नाम दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना अगर आप लाइट इंसिडेंट करते उसके ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर है वो एमिट कर सकता था, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो यही सब ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे। हर्ट्ज, हॉलविच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर्ट्ज, ये वैसे हमने चैप्टर 8 में देखा था हर्ट्ज, ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी आइडिया दिया था। दैट वोल्टेज स्पार्क्स, इफ यू रिमेंबर इट, हमने कैसा बताया था, वो इंडक्शन कॉइल था और उसमें एक स्पार्क गैप था across the metal electrode of the detector loop more easily when the cathode was illuminated by the ultraviolet light from an arc lamp. अब ये जो था वो उसका जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था, उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है, सीधा सीधा सिंपल सा ऐसा समझना है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट किए जाते थे या तो उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जब उसको डिटेक्ट किया जाता था तब ऐसा देखा गया कि एक लैंप था उसमें कहीं से उसने इल्यूमिनेशन यानी उसका कुछ ब्राइटनेस जो है वो देखा, and the ultraviolet light falling on the metal surface caused the emission of negatively charged particles. मतलब यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तब जाके ऐसा कुछ बना था। तो वहां से ऐसा पता चला कि सराउंडिंग स्पेस एनहांस द हाई वोल्टेज स्पार्क्स। मतलब क्या था कि ये जो हुआ उसके पीछे के क्या क्या रीजन थे, उसके पीछे के बहुत सिंपल से रीजन ये थे कि अगर आप स्पेसिफिक लाइट स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। अभी जो एक रफ सिंपल सा फिगर मैंने बताया, यहाँ पे उसी का एक छोटा सा आइडिया लिया गया थोड़े अलग तरीके से, कि अगर मान लो एक जिंक प्लेट हो उसके ऊपर यूवी लाइट जो है वो एमिट किया जाए तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल्स को देखना। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्कोप का काम है छोटे से इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया है, तो जो आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से आइडिया आएगा, और पढ़ने के बाद इसको एक बार लिख देने का, ताकि इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत समझिए, ताकि यहाँ पे ये सब कुछ है ना वो आपके सिर्फ नॉलेज में होना चाहिए। नॉलेज में होने के लिए एक बार पढ़ना और मिनिमम एक बार जो है वो लिख देना है। इसमें कुछ समझ में आए ना आए कोई टेंशन ना लीजिएगा,
पर उसको एक बार लिखिएगा, ताकि लिखने से भी जो लिखा हुआ होगा वो आपको थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पे याद रह ही जाएगा। ओके, सो हियर दे मेंशन कि जिंक प्लेट बिकम अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज था तो कैसा बना, अनचार्ज बना, मतलब उसका नेगेटिविटी कम हुआ। पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज, मतलब क्या, तो कि कुछ नहीं था, न्यूट्रल था, अनचार्ज था, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बना। मोर पॉजिटिव इफ इनिशियली इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जो अभी मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस बताए वही यहाँ पे ऑब्जर्व, मतलब वही मैंने बताया जो वहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया था। तो उसको लेकर यहाँ पे एक हल्का सा एक फिगर है वो फिर से फॉर्म किया। मान लो ये क्या बोलते हैं उसको, एक सेंसिटिव सरफेस हो, फोटो सेंसिटिव सरफेस हो, ऊपर से आने वाली ये लाइट हो जिसको आप यूवी लाइट है वो ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे एक डिटेक्टर या तो उसको कहेंगे कलेक्टर, ओके, जो क्या करेगा, बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। ओके, आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा। ये जो है वो एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है जिसमें यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर से इसको जिंक प्लेट कह सकते हो, इसको कैथोड कह सकते हो, आप इसको एमिटर भी कह सकते हो, इसको आप कलेक्टर भी कह सकते हो। एमिटर एमिट करेगा और कलेक्टर उसको कलेक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होंगे वहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट देता है, माइक्रो एमिटर उसको डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे माइक्रो एमिटर ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आउटकम है, तो जो करंट का फ्लो है वो बहुत ही स्लो होता है, या तो आपको लो वैल्यू का करंट है वो मिलता है। तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो जो मैंने समझा था, जैसे लिखा है कलेक्टर प्लेट ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, एमिटर सी, एमिटर प्लेट, एमिटर यानी जो एमिट करेगा, कलेक्टर यानी जो कलेक्ट करेगा। एंड अगेन यहाँ पे ये एक लाइन भी आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है, जैसे कि अल्कली मेटल लाइक lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium are highly photosensitive surfaces. They emit electrons even with the visible light. Okay, not visible sight, but it's a visible light. Metals like zinc, cadmium, magnesium, aluminum, etc. respond only to ultraviolet light, and X-ray can eject electrons even from heavy metals. तो ये जो है वो आपके लिए, मतलब ये जो 3 लाइन है वो आपके लिए 1 मार्क के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से फॉर्म हो सकते हैं, एमसीक्यू जिसको हम कहते हैं। तो किस मेटल के ऊपर आप विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, कौन ऐसा मटेरियल है जहाँ पे अल्ट्रावायलेट है वो काम कर सकता है, और एक्सरे के लिए कैसा मेटल या तो हैवी मेटल के लिए कौन है वो काम कर सकता है, वगैरह वगैरह से छोटे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, potential on photocurrent and frequency of incident radiation on stopping potential। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। वैसे आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, बट जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा, एक पेज, दूसरा पेज और तीसरा यहाँ तक। ओके, मतलब 2.5 पेज है। तो जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने उसको एक टॉपिक की तरह ट्रीट करना चाहा है, इसलिए मैंने एक टॉपिक के अंदर 3 से 4 पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन कर दिए हुए हैं। तो अगर आप ये पूरा क्वेश्चन लर्न करते हो, उसका मतलब ये समझिएगा कि आप एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन लर्न करते हो, तो 3 से 4 क्वेश्चंस एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप वहाँ पे एक पॉइंट उठाकर भी कर सकते हो, जैसे कि एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, एक क्वेश्चन खत्म। ओके, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट, सेकंड क्वेश्चन खत्म। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सो रिलैक्स। वैसे इस चैप्टर में से वेटेज वाइज बात करें तो बहुत कम वेटेज है, सुनने का, समझने का, एक बार लिखने का, एंजॉय करने का। एक बार लिखने से जितना
काम का है उतना आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, आज के लेक्चर में भी काफ़ी सारा डिस्कशन था, जस्ट टू डेवलप योर जस्ट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से ये और ज़्यादा है वो काम करेगा। आज भी लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। अब हमें पता ही है कि मई तक आगे बढ़ना ही है, तो कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। चलो आप एक काम करिए, मुझे यहाँ पे जो ये मटेरियल है उसको भेजने में आई थिंक कल तो हो जाएगा, कल या परसों भी हो जाएगा, ताकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन अभी करना है। ओके, तो आप होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट्स जो है वो ले लीजिए, उसमें से इस बार के लिए आप मैनेज करिएगा। तो ले लीजिए फर्स्ट स्क्रीनशॉट, लिया? हेलो? यस यस सर। सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें से होमवर्क आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्क्रीनशॉट, उसके बाद सेकंड स्क्रीनशॉट, थर्ड, फोर्थ, ओके, और ये 3 काम की लाइन। सब कुछ सिर्फ एक बार लिखना है, एक बार पढ़ना है, पढ़िएगा तो अच्छा है। ओके, आज पढ़ लोगे, आज लिख लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब फाइनल में प्रिपरेशन करोगे, तब में भी आपको ऐसा लगेगा कि आगे के क्वेश्चंस तो लर्न ही नहीं हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं पूरे लेक्चर में आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। तो जो भी बताया जाए उसको प्लीज़ उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करते रहिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी एंजॉय करिए। चलो बाय बाय।